भले मेरे पीछे जमाना पड़ेगा, मगर तुम बुलाओ तो आना पड़ेगा। भले मेरे पीछे जमाना पड़ेगा, मगर तुम बुलाओ तो आना पड़ेगा। और अभी ताली बजाने का मन तो नहीं है, लेकिन मैं अभी कहूंगा तो बजाना पड़ेगा। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद पत्नी सर। सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करते हुए मैं भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। साथ ही साथ समय को देखते हुए मंच पर उपस्थित मैं तमाम अतिथियों का नमन वंदन करते हुए सामने बैठे पिता पितामह बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, आप सबको मैं सम्राट अशोक क्लब खासकर बिहार प्रदेश की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आप सबको नमन वंदन और नमो बुद्धाय करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। भीषम सर एक शेर बोल करके गए कि आज बादलों के दरमियान एक साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे भी घर बारिश हुई। अगर बादलों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरी भी जिद है अपना आशिया वही बनाने की। ये बड़ा इशारे में बड़ा कुछ कहते हैं। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए हम सबके गार्जियन अरुण शांतनु जी और सामने शायद करमजीत आजाद जी भी बैठे हैं, मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस पहले भी इसी हॉल में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और मैं बता दूं कि इस हॉल में जितने लोग अभी बैठे हैं उतने ही लोग हमने उस कार्यक्रम में दिया था। तो निर्णय ले लीजिए कि इतने लोग हमने दिया था तो उस कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित हुए थे। इससे सम्राट अशोक क्लब की ताकत का एहसास होता है। साथियों, भीषम सर ने बोला कैसे हम लोग सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं और कैसे हम लोग संबंधों को मधुरतम बनाने की बात करते हैं। और जब संबंधों को मधुर बनाने की बात होती है तो अनायास वहां सम्राट अशोक क्लब की, सम्राट अशोक महान की बात ना हो तो बात अधूरी हो जाती है। और सम्राट अशोक पड़ोसी देशों या अन्य चीजों से संबंध मधुर बनाने के लिए एक काम का एक मूलभूत उनका सूत्र था। और या बुद्ध काल को ले या अशोक काल को ले, बुद्ध या अशोक काल में प्रतिमा बनाने की परिपाटी नहीं थी। सम्राट अशोक के समय में भी और बुद्ध के समय में भी प्रतीक बनाए जाते थे और हम लोग प्रतीकों का सम्मान करते थे। और आज के परिवेश में हम लोग प्रतीक न बना करके प्रतिमा बना रहे हैं और हम अलग अलग संप्रदायों में बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे संबंध कभी मधुर नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें जब संबंधों को मधुर बनाना हो तो हमें प्रतिमाओं के तरफ कम और प्रतीकों के तरफ ज्यादा जाना होगा। और ये बात सम्राट अशोक महान ने आज से 2000 वर्ष पहले समझ लिया था और प्रतीक न बना करके 84,000 शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में प्रतीक बना देने का काम किया। और साथियों, उन्होंने हम लोगों को बता दिया, उन्होंने हमें बता दिया कि प्रतीक बनाने से और प्रतिमा बनाने से क्या क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि दो तरह के चीज होते हैं, एक प्रतीक होते हैं और एक प्रतिमा होते हैं। और ये दोनों भी दो तरह के चीज होते हैं। हम प्रतीक दो तरह से बना सकते हैं। एक प्रतीक वैसा बना सकते हैं जिसको हम सांप्रदायिक प्रतीक कहते हैं, एक सांप्रदायिक प्रतीक, और दूसरा जो होता है राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो सम्राट अशोक या बुद्ध काल में जो भी प्रतीक बनाए गए वे सारे के सारे प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए, कोई सांप्रदायिक प्रतीक नहीं बनाए गए। और इसीलिए जितने तरह के शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय जितने प्रतीक हैं वो मधुरतम संबंध बनाने के लिए और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर रखने के लिए एक बहुत बड़ा उपकरण हम लोगों के समक्ष सम्राट अशोक महान ने दे गया। और उन्होंने बताया कि देश को कैसा बनाना है। यदि हम देश को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, देश के लोगों को राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं,
उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव भरना चाहते हैं तो हमें बेशक राष्ट्रीय प्रतीक ही बनाना होगा। और यदि हम देश को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीकों को कम करके सांप्रदायिक प्रतीकों को अधिक से अधिक संख्या में बनाना होगा। अब निर्णय हमको लेना है और आपको लेना है, इस देश को कैसा बनाया जाए, सांप्रदायिक बनाया जाए या राष्ट्रीय बनाया जाए। यदि हमें इस देश को राष्ट्रीय बनाना है तो हम राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें, और इस देश को सांप्रदायिक बनाना है तो बेशक हम सांप्रदायिक प्रतीकों का बात करें। और आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज के बड़े बड़े लोग भी मंच और माइक के माध्यम से सांप्रदायिक बात और सांप्रदायिक नारे लगा करके और अपने लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और सम्राट अशोक क्लब इसीलिए काम कर रहा है, इस देश से सांप्रदायिकता खत्म हो और राष्ट्रीयता की भावना जन जन तक पहुंचने का काम करे। साथियों, ये सम्राट अशोक क्लब का उद्देश्य है। तो निर्णय अब हमको लेना है कि हम अपने गांव में, गली में, शहरों में हम क्या बनाएं। और सम्राट अशोक क्लब इसी कारवा को लेकर के देश के विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न जिलों में अनेकों राष्ट्रीय प्रतीकों का स्थापना करने का काम किया है, ताकि देश का सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो बनी रहे और हम लोग एक साथ मिलजुल करके काम करते रहे। जैसे ये मंच को हम लोग एक साथ सजाने का काम किया। साथियों, सम्राट अशोक ने जो महिलाओं का सम्मान दिया उसी का प्रतिबिंबित करता हुआ ये मंच हम लोगों ने सजाया है। आज आप देखेंगे तो मंच पर 12 लोगों की संख्या में हम लोग बैठे हैं और 12 लोगों में से 4 महिलाओं को हमने जगह दिया है। 4 महिलाओं को जगह दिया है, जो प्रतिशत निकाले तो 33% के करीब आ जाती है। और हमें लगता है कि इसकी संख्या हम लोग आने वाले दिनों में और बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, बड़े भी चाहे कोई बड़ा मंच बना ले, बड़े लोग उस पर बुला ले, लेकिन आप देख लें कि जो हमारा मंच बना हुआ है उस पर 3 महिलाएं ऐसी बैठी हुई हैं। माननीय सुधा वर्गीस जी, जिसको कलाम साहब ने अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट काम करने के लिए इन्होंने पद्म श्री सम्मान दिया। बहन नम्रता जी बैठी हैं और मनोहर जहां जी बैठे हैं। ये तीनों लोग शिक्षा से जुड़े लोग हैं और शिक्षा का दीप जला करके देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अनवरत काम करने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसलिए सदन की तरफ से इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, इन महिलाओं के लिए, इन बहनों के लिए। और मैं ये बात बता दूं कि आज हम लोग सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव मनाते हैं और उसमें हम लोग अखंड भारत का और बृहद भारत की प्रतिमा हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ये अखंड भारत की बात कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश में विभिन्न तरह के प्रतीक हैं, एक राष्ट्रीय प्रतीक है, विभिन्न तरह के दिवस मनाए जाते हैं, वो बाल दिवस मनाए जाते हैं, वो शिक्षा दिवस मनाए जाते हैं, कुछ दिन पहले बिहार दिवस मनाई जाए, तो मुझे लगता है कि इस देश के नाम पर भी ये दिवस होना चाहिए और देश के नाम पर इस देश का एक दिवस हो जिसे भारत दिवस कहा जाना चाहिए। साथियों, इस देश में हर तरह के दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन भारत दिवस अभी नहीं मनाया जा रहा है। और वो भारत दिवस कब होना चाहिए? जो इस देश को, भारत को विश्व विजयी बनाने का काम किया हो, उसके जन्मदिन को यदि हम भारत दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाएं तो लगता है कि देश में एकता, अखंडता बरकरार रह सकेगी। मत साथियों, तो हम लोग संकल्प लें कि अब इस दिवस को हम लोग आने वाले दिनों में भारत दिवस के रूप में मनाएंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि सांप्रदायिकता की बात होती है और राष्ट्रीयता की बात होती है। एक प्रश्न बार बार आता है सम्राट अशोक के बारे में और बुद्ध के बारे में कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के धर्म को अपनाया था और ये बताई जाती है कि गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म का स्थापना किया, जो इतिहासकारों के द्वारा सरासर भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे बीच, ताकि बुद्ध को भी एक धार्मिक व्यक्ति बना दिया जाए, अशोक को भी एक धार्मिक व्यक्ति बना दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बता दें, बहुत सारे इतिहास की समझ रखने वाले लोग यहाँ उपस्थित होंगे साथियों, और बुद्ध को आप धर्म के रूप में बताते हैं, लेकिन बुद्ध के समय में बुद्ध धर्म नाम का कोई धर्म उस समय था ही नहीं। बुद्ध धर्म नाम का कोई धर्म था ही नहीं जिसको सम्राट अशोक ने कलिंगा के बाद अपना लिया। बुद्ध एक धर्म नहीं है, बुद्ध तो एक विचार है, एक कंसेप्ट है, एक दृष्टिकोण है, एक दर्शन है, एक विज्ञान है, जिसको कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपना लिया और इस देश भारत को विश्व विजेता का खिताब दिला दिया। साथियों, तो
सम्राट अशोक और बुद्ध कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए बुद्ध के जयंती को या अशोक के जयंती को हम धार्मिक उत्सव के रूप में न लेकर के एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हम लोग परिपाटी शुरू कर रहे हैं, और इसमें हर तरह के लोगों को समाहित करने का सब हम लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। साथियों, समय बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि आज जिस तरह से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे और जिस तरह से हमको डर बना हुआ था कि हमारे कार्यक्रम का क्या होगा, उस तरह से आप लोग इतनी धैर्य के साथ इतनी देर तक हम लोगों के कार्यक्रम को देखा, सुना और यह स्पष्ट कर दिया कि आप लोग सम्राट अशोक क्लब के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, किसी अन्य कार्यक्रम के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। फिर से एक बार जय बुद्ध, जय अशोक, जय।